अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक साइंस है। प्रीवियस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 हाफ पढ़ चुके थे। सिर्फ इसके लास्ट के 2 पेजेस रहते थे, हम मूव करेंगे इसके लास्ट के 2 पेजेस पे। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज का सोल्यूशन करवा दूँगी। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स में आपको पहले ही बताया था कि नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो सोर्सेज होती हैं जिनको आप दोबारा से यूज़ में नहीं ला सकते। एक बार यूज़ कर लिया तो वो प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ एनर्जी कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। कह रहे हैं हमारी बहुत सारी जो एनर्जीज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज जो है वो कोल, ऑयल और नेचुरल गैस से मिलती हैं। ये फॉसिल फ्यूल की एनर्जीज़ कहलाती हैं क्योंकि ये आपको एनिमल्स और प्लांट्स से हासिल होती हैं। एनिमल्स और प्लांट जब डेड हो जाते हैं उनके रिमेन से जो आपको एनर्जी मिलती है वो फॉसिल फ्यूल एनर्जी कहलाती है। द एडवांटेज ऑफ दिस फ्यूल, इन फ्यूल्स का एडवांटेज ये है कि अपने अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। फॉसिल फ्यूल का एडवांटेज लिखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा केमिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं एंड दे कैन बी मूव्ड इजीली एंड यूज एनीवेयर, और उनको कहीं भी लेके जाया जा सकता है। जैसे कोल है, आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। पेट्रोल को आप कहीं भी पानी में उसमें बंद करके, बॉटल में बंद करके लेके जा सकते हैं, तो इसलिए आप इनको कहीं भी जाके यूज़ ईजिली कर सकते हैं। इनका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि once they produce waste gases which are harmful to the environment. When fossil fuels are burned, they not only release their stored energy, also release a free amount of carbon dioxide into air. This carbon dioxide rises into atmosphere and forms an insulating layer which acts like the glass in a greenhouse effect. अच्छा देखें इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि जब हम अगर कोल, ऑयल और नेचुरल गैस वगैरह जो चीज़ें हैं इनको बर्न करते हैं, इनको जलाते हैं, इनको यूज़ में लाते हैं, तो इनके यूज़ करने से ना बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। धुआं निकलने की वजह से वो धुआं जाता है आपके इन्वायरमेंट में और आपके एटमॉस्फेयर को ख़राब करता है। ठीक है, मतलब पॉल्यूशन क्रिएट करता है, आलूदगी पैदा करता है। अब वो धुआं चला गया एनवायरनमेंट में, उस धुएँ के अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में मिल जाती है और वो आपकी जो अर्थ है उसके ऊपर एक लेयर बना देती है, इंसुलेटिंग लेयर बनाती है, और वो लेयर उस लेयर से सन की जो रेज़ हैं, सन की जो शुआएँ हैं, हार्मफुल शुआएँ, वो नीचे आना शुरू हो जाती हैं आपकी अर्थ के ऊपर। ठीक है, अर्थ के ऊपर आना शुरू हो जाती हैं तो आपकी ज़मीन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी क्रिएट करती हैं और ख़ास तौर पे आपकी ज़मीन को बहुत ज़्यादा आलूदा बनाती हैं। ठीक है, सेकेंडली these fuels took millions of years to produce and it's not possible to replace them. इनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको बताया कि कॉल एक बार यूज़ कर ली तो आप दोबारा उसको जला के यूज़ नहीं कर सकते। नेचुरल गैस, जो पेट्रोल वगैरह जो भी चीज़ें हैं आपने एक बार यूज़ कर ली तो आप पेट्रोल को वापस से रीयूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर जो चीज़ें इस वजह से दे आर ऑफ्टन कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इसलिए इनको नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहा जाता है। ऑल एनर्जी रिसोर्सेज वो एनर्जी रिसोर्सेज दैट वंस यूज्ड, एक बार यूज़ कर लिया जाए, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड ईजिली, उनको रिप्लेस ना कर सके, उनको आप नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं सिंपली। ठीक है, यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, सिंपल मैं सारी आपको ये वाली एनर्जीज पढ़ा चुकी हूँ। इसके अंदर से मैंने आपको सोलर पावर भी पढ़ाया है, लेकिन फिर भी मैं वन टाइम इसको रिपीट कर देती हूँ। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स इन पावर स्टेशन, बर्निंग, आप जब फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं पावर स्टेशन और फैक्ट्रीज़ वगैरह में तो उनकी चिमनी से धुआं निकलता है। उस धुएँ के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के। ठीक है, अब वो उस चिमनी से जब धुआं निकला, केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हुए, धुआं निकला, उन्होंने चिमनी से उसको निकाल दिया। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो हवा में जाके मिल जाएंगे। हवा में जाके मिल जाएंगे तो जब सिंपल बारिश हो रही होती है ना आपके पास, सिंपल बारिश को भी वो आलूदा कर देते हैं। ये सब चीज़ें जब बारिश में मिल जाती हैं तो उस बारिश को एसिड रेन बना देती हैं। एसिड रेन तेज़ाबियत वाली रेन होती है और आपकी बिल्डिंग्स को डैमेज करती है। आपको जो मेटल्स वगैरह होते हैं, मेटल होते हैं, करोड करती है, मतलब उसके ऊपर जंग लगाती है आपकी बहुत सारी चीज़ों पे, फ्रिज वगैरह पे जंग लग जाता है, और मेटल की बिल्डिंग्स के बाहर कुछ चीज़ें लगी तो उनके ऊपर जंग लग जाता है मेनली। और जब वो दरिया में जाती है तो फिशेस को मार देती है क्योंकि वो पानी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। बारिश का पानी जब दरिया में गिरेगा उसके अंदर केमिकल्स मिले हुए हैं, तो केमिकल वाला पानी दरिया में जाके फिशेस को किल कर देता है और वाटर के एनिमल्स को बहुत नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई फॉसिल फ्यूल की बात। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है फॉसिल फ्यूल। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है, जिस न्यूक्लियर पावर स्टेशन में फिजन होता है या फिर फ्यूजन होता है, स्प्लिटिंग हो रही है, या फिर फ्यूजन का मतलब स्प्लिटिंग हो रही है या फिर मिलना हो रहा है किसी यूरेनियम एटम्स का। यूरेनियम एटम्स जब मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टडी रेट में मिलते हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी मिलते हैं, एंड अ लॉट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। जब वो मिलते हैं या टूटते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है उनके अंदर से, वो जल्दी जल्दी से काम कर रहे होते हैं। हाउएवर यूरेनियम गिव्स ऑफ डेडली रेडिएशन, इसमें से शुआएँ निकलती हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक शुआएँ निकलती हैं यूरेनियम मेटल में से। इवन आफ्टर द फ्यूल हैज़ बीन यूज, जब आप फ्यूल्स को यूज़ भी कर लेते हैं तो भी उसकी शुआएँ जो हैं वो वहाँ पर फैली रहती हैं, और जो शुआएँ हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान कॉज करती हैं इंसानी हेल्थ को। ठीक है, यूरेनियम मेटल का टूटना बनना ये तो होता रहता है, लेकिन इसकी शुआएँ बहुत ज़्यादा इफेक्ट कॉज करते हैं हमारी लाइफ में। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है जो ज़मीन से आपको एनर्जी मिलती है। तो ज़मीन के अंदर ना वॉल्केनिक रॉक्स होते हैं। ठीक है, मतलब वॉल्केनिक रॉक्स, इसके अंदर पत्थर जिनमें से आग निकलती है। ठीक है, तो वाटर जो है, वाटर पम्प डाउन टू दिस, वाटर जो है ज़मीन में पंप किया जाता है ताकि उसको गर्म कर सकें, और जब वो वाटर ज़्यादा गर्म हो जाता है, उबलना शुरू हो जाता है,
वॉल्केनिक रॉक्स की वजह से, तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। विंड पावर रिन्यूएबल सोर्स है, RE लिखा हुआ है, रिन्यूएबल सोर्स है। विंड पावर इज द क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा क्लीन फॉर्म है एनर्जी की, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से यूज़ की जा रही है। द मॉडर्न विंड टर्बाइन जो है मतलब हवाई पंखे कहते हैं इनको, ऐसे ऐसे करके लगे हुए होते हैं, घूमते रहते हैं, ये यूज़ करते हैं हवा के तनासुब को, देखते हैं कि हवा किस सिम से आ रही है, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी बनाने में मदद करते हैं। वाटर पावर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। अब मैंने आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था कि ये जो डैम्स हैं, डैम से रिवर में पानी जाता है और यहाँ पे कोई मशीन लगाई जाती है जिसके ज़रिए इसके फ़्लो को मेजर करके आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बायोमास इज द प्लांट मटेरियल एंड एनिमल मटेरियल। बायोमास जो है प्लांट और एनिमल का मटेरियल होता है, जो कि एनिमल का वेस्ट होता है, प्लांट का वेस्ट होता है, मतलब जो एनिमल चीज़ यूज़ नहीं करते उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, उनका बायोमास कहते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड वुड फ्रॉम ट्रीज, चिकन मैन्यूर और स्ट्रॉ बर्न फॉर एनर्जी। आप जिन चीज़ों को जैसे वुड वगैरह को आप जलाते हैं, जिन चीज़ों को आप जलाते हैं ना, उनका बायोमास कहलाते हैं, बायोमास कहलाते हैं वो, जो आप प्लांट्स और एनिमल्स की चीज़ें जो आपके काम में नहीं आती है, आप उसको जलाना शुरू कर देते हैं, तो उससे बायोमास कहते हैं। एंड इथेनॉल फ्रॉम शुगर केन से इथेनॉल निकलता है। एंड रिसाइकल्ड वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह और फैट्स यूज एट डीजल, उनको डीजल के लिए यूज़ किया जाता है, वो बायोमास कहलाता है। ओके, फ्यूल्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल से फ्यूल निकालना। मीथेन गैस इज गिवन ऑफ व्हेन वेस्ट मटेरियल डीके और रोट अवे। मीथेन गैस निकलती है जब वेस्ट मटेरियल जो है वो सड़ना शुरू हो जाता है, ख़राब गलना शुरू हो जाता है, कोई चीज़ गलना शुरू होगी तो मीथेन गैस निकलेगी। सम प्लेसेस मीथेन फ्रॉम लैंडफिल साइट इज कलेक्टेड फॉर एज यूज एज अ फ्यूल। मीथेन गैस फ्यूल के लिए भी यूज़ होती है। मीथेन जो है वो बायो डाइजेस्टर्स यूजिंग प्लांट रिमेन्स, ह्यूमन सेवेज, एनिमल वेस्ट, लेफ्ट ओवर फूड। अच्छा, जब आपका खाना बच जाता है, खाना जो है गल सड़ जाता है, और एनिमल्स के वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह से मीथेन गैस निकलती है, और ये एज अ फ्यूल भी आपके पास यूज़ होती है, ठीक है। और ये फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होती है, मतलब खाद बनाने में भी मीथेन गैस यूज़ होती है। सोलर पावर मैं आपको बता चुकी हूँ, सन की रेडिएशंस लेके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अब हम मूव करेंगे एक एक्सरसाइज पे, पेज नंबर 113 पे, चैप्टर हो गया हमारा एंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी, साउंड भी एनर्जी, लाइट भी एनर्जी, ग्रेविटी एनर्जी नहीं है। ओके, फूड इज द सोर्स ऑफ फूड, किसकी सोर्स है, केमिकल एनर्जी की। आपका खाना जो आपके अंदर जाएगा तो उसके केमिकल रिएक्शंस होंगे, तो केमिकल एनर्जी की फूड फॉर्म है। लैपटॉप जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और साउंड एनर्जी में। आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, आपको सामने लाइट नज़र आती है और आपको साउंड भी नज़र आता है, मतलब साउंड सुनता है, तो लाइट एनर्जी साउंड एनर्जी लैपटॉप में कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी, इनमें से किसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी मूविंग चीज़ के पास होती है। रॉक फॉलिंग डाउन अ क्लिफ, ऊपर से रॉक गिर रहा है तो मतलब वो ज़मीन की तरफ आ रहा है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जेट प्लेन टेकिंग ऑफ, जेट प्लेन नीचे आ रहा है ज़मीन की तरफ, ऑब्वियसली सी बात है, जब वो टेकिंग ऑफ या नीचे आ रहा है, फॉलिंग डाउन या टेकिंग ऑफ मतलब ज़मीन की तरफ आ रहा है। द विंड ब्लोइंग, हवा चल रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे चली गया। बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हेन थ्रोन अप, बॉल सबसे ऊपर से गिर रही है, जब उसको गिराया जाएगा तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ दीज एनर्जी सोर्सेज इज मोस्ट लाइकली टू रन आउट इफ द वर्ल्ड एनर्जी एट द प्रेजेंट रेट। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी एनर्जी है जो प्रेजेंट रेट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, पेट्रोलियम एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स लिखे हुए हैं। डिफाइन एनर्जी, लिस्ट द मेन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी को डिफाइन करें और उसकी मेन फॉर्म्स बताएं। एनर्जी को डिफाइन करते हैं एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की ताकत। मेन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मशीन के अंदर एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब जो वेस्टेड एनर्जी है उसको कहाँ लेके जाते हैं, इट इज़ ऑफन इन द फॉर्म ऑफ हीट। कभी कभी ऐसा होता है ना, को बताया था कि एनर्जी जो आप यूज़ करते हैं वेस्ट होती है तो वो हीट की फॉर्म में यूज़ हो जाती है। कभी हीट की सूरत में निकल जाती है, और कभी लाइट और साउंड एनर्जी में उसको फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है, और कभी कभी फ्रिक्शन उसको काइनेटिक एनर्जी में भी बदल देता है, काइनेटिक एनर्जी उसको हीट एनर्जी में और साउंड एनर्जी में बदल के दोबारा से आपकी सराउंडिंग में ले आती है, ठीक है। तो बहुत सारी फॉर्म्स में बदल जाता है। कह रहे हैं यहाँ पे हमने चीज़ें दी हुई हैं, आप बताएं कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी। यू टॉक ऑन द टेलीफोन, आप टेलीफोन में बात कर रहे हैं, तो साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद यूज़ अ सोलर पावर कैलकुलेटर, लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब विंड टर्बाइन चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी वो चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी यूज़ हो रही है और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्काई डाइवर जम्प्स आउट ऑफ अ प्लेन, स्काई डाइवर ने प्लेन से जंप कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक उसने मूव करना शुरू कर दिया। ओके, लिस्ट डाउन द सम, आपने रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की लिस्ट बनानी है। तो ये आपके पास रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है और ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल नेम्स लिखने थे क्योंकि शॉर्ट आंसर था।
अच्छा, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर एट द टॉप ऑफ आ हिल हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। वाटर जो है हिल के ऊपर से गिर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो इस वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहेंगे? एन ऑब्जेक्ट गेन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को गेन कर रहा है क्योंकि वो ऊपर एक हाइट से गिर रहा है, ठीक है, ऊपर हाइट से गिर रहा है और ज़मीन की तरफ आ रहा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर। एज इट गोज हायर फ्रॉम द ग्राउंड, दिस मीन्स जब वो ग्राउंड से ऊपर जा रहा है तो ग्राउंड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो उससे दूर जा रहा है और ज़मीन नहीं चाहती कि उससे कोई चीज़ दूर जाए। जब भी ज़मीन से कोई चीज़ दूर जाती है तो उसको अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। लोकेटेड इन हायर प्लेसेस पसेस मोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जितना ऊपर जो है चीज़ें जाएंगी, जितना ऊपर दूर चीज़ें होती हैं, ठीक है, ज़मीन से जितना दूर चीज़ होगी उसके अंदर उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी। तो वाटर के अंदर ग्रेविटेशनल एनर्जी जो वाटर हिल से गिर रहा है बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अब कह रहे हैं व्हाट इज़ बायोमास, बायोमास क्या है, और आपने लिखना है जो वो चीज़ें जिनके अंदर बायोमास होता है। बायोमास इज़ द फ्यूल, बायोमास वो फ्यूल है जो वेस्ट मैटर से बनता है, वुड, सॉलिड वेस्ट, लैंडफिल गैस और इथेनॉल, ये सब चीज़ें क्या हैं, बायोमास है। इथेनॉल शुगर केन से मिलता है, वुड आपको ट्री से मिलती है, लैंडफिल गैस आपको लैंड से मिलती है, सॉलिड वेस्ट आपको एनिमल से मिलता है, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट मैंने आपको सिंपल बता दिया। वाई इज़ द रिन्यूएबल एनर्जी नॉन एज क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को आप क्लीन एनर्जी क्यों कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको बर्न नहीं किया जाता, सिंपल यूज़ किया जाता है, ठीक है, और इसको आप दोबारा से भी यूज़ कर सकते हो, ऑब्वियसली सी बात है। उसको बर्न नहीं करते तो जब बर्न नहीं करते तो एक गैसेज इसमें से नहीं निकलती और ना ही आपका एनवायरनमेंट जो है पॉल्यूट होता है, ठीक है। तो इन सारे शॉर्ट आंसर्स का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इजीली ले सकते हैं, ठीक है। और अब हम मूव करते हैं लॉन्ग आंसर्स के ऊपर, ठीक है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, हीट एनर्जी को डिफाइन करें और हीट एनर्जी काम करने में आपको कैसे मदद देती है। तो इसका आंसर हम बुक से ही लेंगे, बुक में अच्छा आंसर लिखा हुआ है इसका, हीट एनर्जी का पूरा पैराग्राफ स्टार्ट टू एंड पेज नंबर 105 वाला आप लिख देंगे, ठीक है, लॉन्ग नंबर 1 में। अब लॉन्ग नंबर 2 क्या कह रहा है आपको? लॉन्ग नंबर 2 कह रहा है एक्सप्लेन हाउ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज़ प्रोड्यूस इन अ पावर स्टेशन। पावर स्टेशन में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। यहाँ इसका आंसर लिखा हुआ है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो टर्बाइंस और जनरेटर्स को यूज़ करता है ताकि काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सके और फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी होम्स के अंदर भेजी जाती है, ठीक है, सिंपल। टर्बाइंस यूज़ होते हैं, उस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सिंपल ये इसका आंसर है। कह रहे हैं व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या है और ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे कॉज करता है। इसका आंसर हम बुक से ले लेते हैं, बुक में अच्छा इसका आंसर लिखा हुआ है, ये रहा इसका आंसर, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बताया गया है और आपको ग्लोबल वार्मिंग भी बताया गया है इसमें। अच्छा, कह रहे हैं कॉल एंड ऑयल आर इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्सेज, कॉल और ऑयल जो है इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्सेज हैं, ये सन से ही हासिल होती हैं। तो आप हाउ एनर्जी फ्रॉम सन बिकम्स, यानी सन से जब एनर्जी हासिल होती है तो आप कॉल ऑयल में कैसे स्टोर होती है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कॉल और ऑयल स्टार्टेड फ्रॉम सन, सन से आपके पास कॉल और ऑयल के एनर्जी स्टोर होती है, बिकॉज कॉल एंड ऑयल, क्योंकि कॉल और ऑयल जो है स्टार्टेड एज प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स में से मिलते हैं आपको। प्लांट यूज सन एनर्जी, प्लांट सन की एनर्जी यूज़ करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो फूड बनाएगा, फूड बनाएगा तो ये चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। एनिमल्स ईट द प्लांट्स, जानवर जो हैं वो प्लांट्स खाते हैं और अदर एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर से। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अगर ऑयल जो है आपको प्लांट से मिल रहा है तो प्लांट्स जो है वो सनलाइट को यूज़ करके अपना खाना बना रहा है, देन ही उसका आगे फूड बन रहा है और उसको फूड या सीड में से ऑयल निकल रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि सनलाइट जो है कॉल और ऑयल की मेन सोर्स है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू फाइंड न्यू वेज ऑफ, आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के नए नए रास्ते ढूंढने की। चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड दैट वी चेंज द, देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जब हम सिंपल पहले जो मेथड्स यूज़ करते थे हम वो मेथड यूज़ नहीं कर पाते, क्या करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसले हो जाते हैं, इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन हो जाती है, टाइम चेंज हो जाता है। और जो प्रीवियसली आपको इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती थी इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो मतलब आबादी बढ़ गई है, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है, तो इसलिए न्यू से न्यू तरीके जिससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जा सके आपको वो निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल यही लिखा हुआ, पेज गुम हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट लॉन्ग आपके पास कौन सा है, कह रहे हैं ट्रैफिक करने के अलावा जो कार्स हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम कॉज करती हैं आपकी सिटी में, ट्रैफिक के अलावा।
इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करती हैं। ये आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड CO की प्रोडक्शन करवाती हैं, जो कि पॉइजनस गैस है, बहुत खतरनाक गैस है। दे ऑल्सो रिलीज हार्मफुल गैसेस, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस भी निकालती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। द मोर इज़ द पॉपुलेशन ऑफ व्हीकल, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगी व्हीकल, जितनी ज़्यादा आपके पास गाड़ियाँ होंगी, उतने ज़्यादा एक्सीडेंट होंगे। सिंपल यही वेज हैं कि कार आपके क्या 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 करती है, आपकी लाइफ में क्या कॉज करती है। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने हैं आपने ऑफ बिल्डिंग विंड फार्म्स ऑन लैंड एंड ऑफ शोर। ठीक है, अच्छा तो इस क्वेश्चन का आंसर एडवांटेजेस यहाँ पर हैं और डिसएडवांटेजेस हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे आंसर अच्छा लगा था तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया। ऑफशोर विंड फार्म, जो हम ऑफशोर विंड फार्म्स लगाते हैं, मतलब पानी से दूर लगाते हैं और मतलब ज़मीन पे लगाते हैं सिंपली, लैंड या ऑफशोर एक ही बात होती है। विंड फार्म जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं हवा को अपने अंदर कैद करके। ठीक है, विंड ब्लोइंग अक्रॉस द सी, जब हवा के पास, जब सी चल रहे सॉरी हवा जो है दरिया के पास चल रही होती है तो उस हवा को कैद कर लेते हैं, मतलब हवा को कैप्चर कर लेते हैं। दे आर कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट देन ऑन शोर, ये ज़्यादा बेटर होते हैं। ऑफ शोर जो फार्म्स हैं आप लैंड पे लगाते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं ऑफ शोर लगाने से। ठीक है, थैंक्स टू द हायर स्पीड ऑफ विंड्स। ठीक है, हवा की मिकदार तेज़ हो जाती है इनके अंदर। मेनली आपने देखा होगा दरियाई जगहों पे ना हवा की मिकदार तेज़ होती है, तो हवा की मिकदार जब ज़्यादा तेज़ होती है तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस पे डिसएडवांटेज क्या है। इट मस्ट बी एडमिटेड दैट द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ऑफशोर विंड फार्म इज़ द हायर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एडवांटेज ये, डिसएडवांटेजेस ये है, मतलब नुकसान ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत एक्सपेंसिव है ये। ऑफशोर विंड फार्म विल ऑल्सो बी मोर एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इनकी जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा दूर होती है आपके घरों से, तो ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ पे जाने में। ठीक है, एक डिसएडवांटेज वो हो गया और एक बेनिफिट ये रहा। ठीक है, ऑफशोर विंड फार्म इज कंस्टेंटली रिन्यूएबल सोर्स है और इनफाइनाइट सोर्स है, मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी आपको देती है जिसको आप गिन भी नहीं सकते। ऑफशोर फार्म जब आप लगाते हैं, ऑफशोर विंड फार्म लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी की मिकदार मिलती है। ठीक है, और रिन्यूएबल सोर्स है तो कोई भी गैस नहीं निकलती और ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा क्लीन है। ठीक है, तो 2 एडवांटेज मैंने आपको बता दिए और 2 मैंने आपको बता दिए, एक बता दिए डिसएडवांटेज, इतना इनफ है। व्हाट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर योर स्कूल, आपके स्कूल के लिए सबसे सुटेबल एनर्जी क्या है। तो स्कूल के लिए लिखा हुआ है सोलर एनर्जी, बिकॉज सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा सुटेबल है हमारे स्कूल के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है कम कॉस्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। अगर आप सिंपल इलेक्ट्रिसिटी लगवाएंगे तो आपको बिल बहुत ज़्यादा बिल आते हैं। सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स पूरे स्कूल में लगवा ली जाए अगर एक दफ़ा पैसे लगा के, तो पूरी लाइफ आपको सन से, कोई सन आपको पैसे की नहीं देता बिजली के, मुझे पैसे दो फिर मैं बिजली दूंगा। सन आपको सन की रेस देता रहता है, तो सोलर पावर उसको ट्रैप करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देंगे। तो स्कूल के लिए बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पावर प्लांट स्कूल में लगाए जाएँ और ये कॉस्ट में भी कम है और अच्छी बात है, एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर एंड। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए इस चैप्टर में तो आप मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी कमेंट में। और वीडियो आपको कैसी लगा करे तो प्लीज़ काइंडली मुझे कमेंट में बताया कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बता दूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सारी बात कर चुकी हूँ मैं, लास्ट बात बता दूँ कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट की नीड है, क्योंकि हमारी साइंस ख़त्म होने वाली है क्लास 6 की, इंशाल्लाह 5 to 10 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगी। तो साइंस कंप्लीट होने के बाद मैं कौन सा सब्जेक्ट अपलोड करूँ वो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं उस सब्जेक्ट पे ही गाइड करूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।